नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों के नतीजे आ गए और एक बम्पर जीत जो एनडीए है, गठबंधन है, उसकी हुई है। नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें बम्पर जीत हुई। इसकी उम्मीद जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको नहीं थी, राजनेताओं को नहीं थी, खुद शायद एनडीए को भी नहीं थी। ये था कि एनडीए बढ़त बना रहा है, जीत हासिल कर रहा है और महागठबंधन का जो हर्ष हुआ वो भी शायद किसी को इसका अंदाजा नहीं था। खैर, अब वो बात हो गई है, नतीजों को लेकर भी बात हुई है कि कैसे नतीजे आए हैं, क्या आए हैं। अब शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। जो लोग चुनाव में सामने दिखाई देते हैं और जो लोग चुनाव के पीछे होते हैं, जिसे हम लोग नींव की ईंट कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, राजनीतिक समझ वाले लोग कहते हैं, उनमें से ही एक है नाम, बड़ा नाम है जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी साहब। हिंदुस्तान की आजाद राजनीति के बड़े लंबे अनुभव और आजादी की लड़ाई को, मतलब जो लोकतंत्र की ताकत की लड़ाई है, उसको लड़ने वालों में से एक नाम है त्यागी साहब का। हमारे साथ हैं त्यागी साहब। आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जिस तरह की जीत हासिल की, ये क्या जादू किया और कैसे जादू किया? विजय जी, बीच में भी एक दो चैनल पे भी हमारा आप इकट्ठे थे और निजी चर्चाओं में भी जी। मैं असल में इफेक्टिवली सन 74 से 73 से जुड़ा हुआ बिहार की राजनीति। लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, मैं खुद भी और अपने में रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, हम सब लोग जेपी मूवमेंट में थे और वो मूलतः भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन था। तो उसकी गर्मी और जोश और आदर्श जिन कुछ लोगों में बचा हुआ है, हमारी पीढ़ी के भी लोग कई तो दिवंगत हो गए हैं, उनमें नीतीश कुमार बेस्ट। ऐसा बहुत कम होता है कि आप 20-22 साल सत्ता के बड़े पद पर रहें और अपने आंचल को साफ सुथरा बना करके निकल आए, जिसका जिक्र कबीर दास ने भी किया है। छीनी छीनी भीनी चुनरिया, दास कबीर जगत से ओढ़ी, जस की तस रख दी चुनरिया। तो हम कह सकते हैं नीतीश कुमार उन लोगों में से है। तो 2000 में भी एक तो मैं ये बता दूं, वो अटल अडवाणी के बहुत प्रिय रहे और सबसे ज्यादा उनको इसमें मदद करने में अरुण जेटली का योगदान। 2000 में भी कुछ दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, फिर 2005 में फरवरी में बने थे, 2005 में फुल फ्लैज बने थे और 5 साल में इतना मैग्नीफाइंग इफेक्ट हुआ मासेस के बीच में कि 2010 का नतीजा इससे भी बेटर था। 115 जेडीयू, 95 बीजेपी और 22 आरजेडी। वो करिश्मा था। तो इन्हीं और नीतीश कुमार का कोई मैच भी नहीं था, माफ करना। अभी लालू प्रसाद जी कुछ मैच हो सकते थे, लेकिन 26 साल की तो उनको सजा हो चुकी है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, कुशासन, जंगल राज, जो भी कहा जाए कम है, उसके प्रतीक बन गए। एक लालू वो भी था 1991 में, जो संयुक्त बिहार की 54 सीटों में से 48 सीट जीत गया था, जिसने प्रधानमंत्री तय किया था कि इंद्र कुमार गुजराल होगा या देवेगौड़ा होंगे। लेकिन उनके इन्हीं क्रियाकलापों की वजह से ये परिवर्तन हुआ। पहला एनडीए बना। एनडीए पहले 96 में भी बन गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस कुछ ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाए थे। 4-5 एमएलए जीते थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष बहुत किया। और जॉर्ज के बारे में तो आप जानते ही, उस समय आप कवर करते थे। उसके जैसे लड़ाकू भी भारतीय राजनीति में बहुत कम हुए। उसे जंगल में छेड़ दो। मधुल में हमारे नेता थे, कह रहे ये ऐसा है कि इसे जंगल में छोड़ दो तो वहां भी हरियाली पैदा कर देगा। तो ये उन्हीं संघर्षों का नतीजों का मतलब परिणाम है कि आज ये अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले। इसमें एक केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी। आप याद करो, इस बार का जब बजट आया है तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ऑल इंडिया का नहीं तो बिहार का बजट। और इस बीच में चुनाव में आप कहे होंगे, कर्नाट प्लेस, लुटियन दिल्ली जैसा मिडिल ऑफ पटना लगने लगा। वहां का जो गंगा पथ है, जेपी पथ है,
वो मुंबई के मेरीन ड्राइव से टक्कर ले रहा, 8-10 हजार लड़के लड़कियां कम उम्र के रात को 12 बजे तक घूमते हैं। तो एक रूल ऑफ लॉ। गंगा पथ वही है ना जिसपे तेजस्वी जी डांस कर रहे थे हाँ, डांस कर कुछ रहे थे, बच्चों के साथ। और डांस करने लायक भी हमने बनाया, और ना वहां पहले राहजनी हुआ करती थी, तो हाजीपुर के रास्ते में पड़ता है जी। लेकिन मुद्दा ये है सर कि जितनी जीत हुई है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, और भारतीय जनता पार्टी भी, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना ये सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या भारतीय जनता पार्टी कि इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार जी की एंटी इनकम्बेंसी कुछ नुकसान करे और लीडरशिप में बदलाव करने की जरूरत पड़े। शायद यही एक वजह रही होगी, मुझे नहीं पता क्या वजह रही, कि अमित शाह जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। तो क्या गलत असेसमेंट था बीजेपी का? और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने एक लंबी छलांग लगाई है इस बार, 43 से यहां पर आ गए, डबल हो गए ऑलमोस्ट। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। पिछली बार भी अगर हमारे मित्र रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान ने 100 कुछ सीटों पर हमारे विरुद्ध उम्मीदवार खड़े ना किए होते, पिछली बार भी हम 80+ थे, 32 सीटें हम उनकी वजह से और 3 सीटें कुशवाहा जी की वजह से हारे। और मैं एनडीए के सब शीर्षस्थ नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ, इस बार एक भी उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इंडी गठबंधन में 21 या 22 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। स्वास्थ्य किसी का भी छोटा मोटा खराब हो सकता है, लेकिन पूरा चुनाव नीतीश ने भाषण किए, ट्रैवल किया, जनता का अभिवादन किया, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, और इक्की दुक्की घटना को छोड़ करके कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिसको लेकर के विरोधियों को भी कुछ कहने का मौका नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमसे बड़ी पार्टी थी, और पिछली बार का मैं आपके यहाँ ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया। 3 दिन तक एनडीए नेतृत्व असमंजस में रहा। उन्होंने कहा हमारी संख्या ज्यादा नहीं है, आधी है आपसे, आप अपना बनाइए, मैं मदद करूंगा। मैं जो नेतृत्व है भाजपा का उसकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, 2000 से आप ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, और आप ही करते रहिए। तो तब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। ये कहानी जिसका आपने जिक्र किया था। लेकिन अच्छा, सर एक बड़ा भारतीय जी 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 आप बोलिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऐसा कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि हम लोग भी वार्तालाप में रहते हैं, जैसे कोई एंटी इनकम्बेंसी है। मेरा 50 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, मैं 6 लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी प्रो क्या होती है? 77 में एंटी इनकम्बेंसी थी, हम जेलों में से आए थे, एक पैसा हमारे पास नहीं था, हम यूपी में 85 की 85 सीट जीत गए, बिहार में 54 की 54 जीत गए थे। वो एंटी इनकम्बेंसी थी। या तो आपके कुकृत्यों के विरुद्ध होती है, आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध होती है, आपकी नॉन परफॉर्मेंस के विरुद्ध होती है। अच्छा, प्रो इनकम्बेंसी कई बार जो है वो इमोशनल होती है, जैसी 84 में थी। जी मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी मिसिस गांधी के खिलाफ, अगर वो चुनाव लड़ती। वो हाँ चुनाव मैंने लड़ा था, प्रारंभिक दिनों में मेरी बढ़त थी, लेकिन मिसिस गांधी की हत्या के बाद सारा माहौल इमोशनल हो गया, तो वो सेंटिमेंटल थी। अब जो इस बार एक तो नीतीश कुमार जी पर जब प्रहार हुए विपक्ष की तरफ से, स्वास्थ्य खराब है, ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने से क्या फायदा, तो जिसने 50 साल तक निस्वार्थ भाव से सेवा की हो, विजय जी, उनका दिल्ली में मकान नहीं है, 20 साल के मुख्यमंत्री, पटना में मकान नहीं है, कर्पूरी ठाकुर पे भी नहीं था, चरण सिंह पे भी नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं था, एंड होपफुली अडवाणी जी पे भी नहीं, वीपी सिंह पे नहीं था। तो ये चीजें भी पे करती हैं, लोग स्मरण करते हैं कि भाई नहीं, देखो बड़ी आदमी है, परिवारवाद नहीं है। उनका बेटा पत्नी तो उनके आज दिवंगत है, उनके परिवार का कोई भी आदमी किसी सिपाही को फोन नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो नए तरह का नीतीश कुमार था, जेपी के मोमेंट का निकला हुआ जो नीतीश कुमार था, ये सब उस आज के जितने राजनेता हैं उनसे भिन्न दिखता था, एंड ही वाज ए डूअर, परफॉर्मर भी था। अच्छा, उसके खिलाफ क्या था बोलने के लिए? एक दो अवसरों पर जिनका जिक्र करते हैं हमारे मीडिया के मित्र भी और हमारे आरजेडी के मित्र भी,
अस्वस्थ तो उनसे ज्यादा लालू प्रसाद है, जिनको 4 आदमी लेके चलते हैं। और बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, उनसे ज्यादा अस्वस्थ जो हैं कांग्रेस की सर्वमान्य नेता हैं सोनिया जी। हमने तो कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, तो उससे भी सहानुभूति उपजती है। और जो महिला वाला, मैं उस पर आना चाहता हूँ, ये पूछेंगे जरूर आपसे, आप मुझसे, ये 10,000 का खेल नहीं। आई डिसएग्री विद एवरीवन। एक तो मैं एक रोचक किस्सा आज आपको बता दूं। शरद यादव नीतीश कुमार के बड़े भाई, छोटे भाई जैसे रिश्ते थे। कोई मुझे, मैं चूंकि दोनों के साथ मेरी लंबी उम्र गुजरी है, एक मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने शरद यादव से बहस की, तीखी बहस की। एक मौका है, और आप पार्लियामेंट कवर करते थे, शरद जी ने महिला आरक्षण पे कह दिया था कि अगर हुआ परकटी महिलाओं, डॉट 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 है। तो नीतीश कुमार ने फोन किया पटना में कि आपने ऐसा क्यों किया। हम लोहिया के मानने वाले हैं, जिसने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसमें महिलाएं भी शामिल। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शरद जी का तर्क ये था कि अगर 33% का आरक्षण महिलाओं का होता है, तो जो अभिजात वर्ग की महिलाएं, जिसका आपने जिक्र किया था, वो है, उनको ही फायदा होगा। तो नीतीश ने कहा उसका एक रास्ता है, उसके अंदर कोटा रखवा देती है अपना दलित महिलाओं का, पिछड़ी महिलाओं का। लेकिन भगवान के लिए आप इसको विरोध मत कीजिए, इतिहास गवाह। उसके बाद शरद यादव ने भी विरोध नहीं किया था। एक ये तो आइडियोलॉजिकल विषय हुआ। 2006 में देश में एक जगह बताइए आप मुझे, जहां 50% का आरक्षण महिलाओं का नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद, लोकल बॉडीज में। हाँ जी। 2007 में हर तीसरी महिला जो पुलिस में है, पुलिस है, महिला है। 35% का आरक्षण बिहार में। फिर उसके बाद लड़कियां कम पढ़ती थी, एक तो स्कूल वगैरह दूर थे, शिक्षा की बुरी हालत थी। हर एक लड़की को पोशाक और हर एक लड़की को साइकिल सरकार ने दी है। तो जो 14-15% का लड़कियों का था, 60% हो गया। ड्रॉप आउट भी उसका कम हो गया। फिर जीविका वाला चला, जिसमें 1.5 करोड़ की, उसको ऑल इंडिया लेवल पर आजीविका भी चलाया है। फिर नीतीश कुमार 2020 में जब चुनाव सभाओं में जाते थे, तो महिलाओं को एक जत्था घेरता, साहब बहुत किए हुए, काम और कर दी। शाम को जब पति आता है पी करके, तो बच्चों को भी मारता और हमें भी मारता। ये बंद कराइए। अब वो बहुत कठिन फैसला था। 25,000 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू कलेक्शन है। बिहार की क्या अर्थव्यवस्था है वो आप जानती हो। उसके बावजूद नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया। हमारी पार्टी के भी, सहयोगी पार्टी के भी कई नेता, और खासतौर से जो आपकी बिरादरी के पत्रकार मित्र हैं, वो तो सभी खिलाफ हो गए। वो कह रहे थे पटना में शाम को जाकर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, सुबह गए शाम को चले आते थे। क्षमा याचना सहित उन मित्रों से। तो नीतीश कुमार ने कर दिया। हिंदुस्तान में सबसे कम जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे बोलते हो, आज सबसे कम। जिसके हाथ में शराब का पौवा होता था, उसके हाथ में आज सब्जी है, पनीर है, दूध है। तो वहां का ये बदला। और ये जो आप 10,000 वाला है, ये 10,000 पैसे नहीं है, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द आर्टिजन्स ट्रेड है। परंपरागत धंधे सब चौपट हो गए। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, और उनको रिवाइव करने के लिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, रोजगार के नए अवसर तलाश करने के लिए ये 2 लाख की योजना बनाई है। अब जिन महिलाओं को मिला है, वो इसका कोई फैशन पे या ब्यूटी पार्लर में नहीं जा रही है। किसी ने बकरी खरीद ली है, किसी ने सिलाई की मशीन खरीदी है, किसी ने मुर्गियां खरीद ली, मुर्गी पालन में लग गई हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन हो जाएगा। और मैं मानता हूँ इसका मैग्निफिसेंट असर हुआ है। जी सर, इसको आपकी बात को मानते हो, क्योंकि आप तो बहुत बेहतर तरीके से बात रखते हैं। इंटेंशन और स्पिरिट दोनों अच्छा होगा, लेकिन आप जैसे लोग जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, क्या ये मानते हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर ऐसी बड़ी योजना को इलेक्टोरल ब्राइब नहीं माना जाना चाहिए? पहली बात। और वो भी इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान दिया गया पैसा। एमसीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि उसकी बात करना ही अब बेकार है क्योंकि कुछ नहीं होता। तो वो बिल्कुल समय पर, उस समय जब वोट डालने जा रहे हो, तब पैसा 10,000 रुपए दिए जाए, इंटेंशन सही होने के बाद भी। ठीक है, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा। दूसरा, एक बड़ा आरोप लग रहा है
कि आपने जीविका दीदी का बात की, वो करीब 1.5 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख हैं वहां, और उनमें से 90,000 को इलेक्शन कमीशन ने पहले चुनाव के पहले चरण में काम में लिया सहयोग के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस में, और 90,000 को दूसरे में। उसमें कम होंगे 2 4 5 हजार, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली का। तो जिनके पास त्यागी जी, नीतीश कुमार जी सीधा 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में सीधे दखल हैं। इसको आप ठीक मानते हैं? मैं उस पर जा ही नहीं रहा कि 10,000 रुपए से महिलाएं क्या करेंगी। एक तो मैं बहुत ही संकोच के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार आखिरी आदमी होगा, उन पर अटल जी का बहुत असर है, उनके साथ भी रहे, उन्होंने बढ़ाया भी है कि देखिए पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे खत्म होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लोकतंत्र बचे रहना चाहिए। हम इस राय हमने विपक्ष, हमारा तो लंबा समय विपक्ष में गुजरा विजय जी। हम 67 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में आए थे, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, जेल जाते रहे, इमरजेंसी की लंबी कई वगैरह वगैरह। तो हमसे ये आशा अपेक्षा, हमसे कम से कम ये मत सोचिए हमारे बारे में कि सिर्फ चुनाव में ये जीविका दीदी हैं या इन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस की। मैं एक्यूज के तौर पे नहीं की, जब मैं राज्यसभा में था तो मेरे बाजू वाली नहीं, आप इसे ठीक मानते हैं? नहीं, अगर ऐसा कोई कानून बन जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम सबसे पहले होंगे जिस पे साइन करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। ये चलन में है। और इसका मतलब, लेकिन आप ठीक नहीं मानते इसको? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चलन में है एक, और ये घोषणा चुनाव से पहले हो गई थी। किसकी तारीख इत्तेफाक है कि उस बीच में हुई। चुनाव आयोग मना करता तो हम नहीं मानते। और चुनाव आयोग पर भी समझ लीजिए, मेरे साथ राज्यसभा में MS गिल थे, वो राज्यसभा में भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया। अब इस बार के चुनाव में आप जो आप शुरुआती सवाल था, एक भी रिपोलिंग हुई है क्या? एक जी एक रिपोल हुआ कि एक वायलेंस हुई है? छोड़ दीजिए, अनंत सिंह वाला छोड़ दीजिए, एक भी। पहले 400-500 लोग मरते थे कम से कम हर बार बिहार के चुनाव में। कम से कम कई सौ बूथों पर रिपोल होता था, बूथ कैप्चर होते थे, झगड़े होते थे। तो ये सुचिता भी लाने वाले हम ही लोग हैं ना बिहार की राजनीति में। नहीं, तो उनसे ही ज्यादा उम्मीद की जाती है ना कि वो शुचिता के लिए, उनसे उम्मीद की जाती है कि त्यागी साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो उस शुचिता को बरकरार रखे। बाकी सब लोग कर रहे हैं। खैर, हम आते जी, अब नीतीश कुमार जी पर ही फिर से आते हैं हम लोग, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया तो जो बातें हो गई हैं वो तो हो गई हैं। मैं फिर से इसलिए बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी की, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया दोबारा और नीतीश कुमार जी ने मना किया था, लेकिन उसमें एक फर्क है सर। पिछली बार नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने कहा था चुनाव से पहले कि यदि JDU की सीट्स कम आएंगी तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार वो आवाज नहीं सुनाई दी बीजेपी की तरफ से। इसका मतलब था कि बीजेपी कुछ और ऑप्शंस देख रही थी, नहीं भी देख रही थी, लेकिन ये फर्क तो है ना। देखिए, जिसमें शाह साहब ने कहा कि हम विधायक दल की बैठक के बाद तय करेंगे। देखिए, उसके मैं इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना चाहता, चूंकि आज या कल में शपथ ग्रहण 1-2 दिन के बाद हो जाएगा। जायसवाल जी, रविशंकर प्रसाद, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव बीजेपी, अब इवन धर्मेंद्र प्रधान अपने तरीके से, जीतन राम मांझी अपने, ये अपने चिराग पासवान, अबोहल चिराग पासवान और कुशवाहा जी, दिन में जितनी भी मीटिंग होती थी जनसभा में कहते थे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। तो इट वाज क्वाइट लाउड। ये बात आप सही कह रहे हो कि गृह मंत्री के बयान के बाद हमारे कई विरोधियों को ये दुष्प्रचार करने का मौका मिला कि बीजेपी नहीं चाहती। अब ये कई लोग कह रहे हैं इसका भी नीतीश कुमार को फायदा हुआ। उन्होंने कहा तो नीतीश जी के लिए एक सिंपैथी भी पैदा हुई कि इनको और ज्यादा वोट दीजिए। तो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन बीजेपी की जो अगर शंका ऐसी थी तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई चीज बढ़िया हो सकती। ठीक है,
अब क्या स्वरूप आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, अब इसमें तो कोई आशंका संभावना नहीं दिख रही ना, कोई और, नहीं, दूर दूर तक। और किस तरह की सरकार आप देख रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार होगी उसमें फिर से वही 2 उप मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री, क्योंकि इस बार चिराग पासवान जी ने भी वो वहां पर आ गए। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे दोनों साथी संजय झा भी और ललन सिंह भी निरंतर बीजेपी के नेताओं के संपर्क में। क्या स्वरूप होगा सरकार का, कौन मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 नंबर 3 पे रहेंगे, उस सिस्टम में मैं नहीं कोई कमेंट करना चाहता। लेकिन जो जो वायदा किया गया है वो वायदे पूरे होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, इस बार ऐसा भी किया जाएगा जिसका प्रोसेस पिछली सरकार में शुरू हो गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करके पलायन रोका जाए, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यद्यपि पर कैपिटा इनकम बिहार की पिछले कई वर्षों में बढ़ी है, राष्ट्रीय औसत के आसपास आई है, लेकिन जब तक वहां पर इंडस्ट्री लगेंगी, उसमें भी एक चीज बीच में कहना चाहता हूँ, बिहार के विभाजन के बाद सारे बड़े शहर, मिनरल्स माइंस, सारी कैपिटल सब झारखंड में चली गई, यहाँ तो बदहाली बची थी। अगर इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाता, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस में आजकल नहीं आता, मेरे टाइम पे वो राष्ट्रीय नेशनल वो हुआ करती थी, उसमें ये तय हो जाया करता था, उसका कुछ नाम था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, राष्ट्रीय एकता परिषद इस टाइप की कोई चीज थी। हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद में हाँ, उसमें हो जाता था, कई सब पहाड़ के राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट का हुआ था। अब एन.के. सिंह तो हमारे ही अपने राज्यसभा के एमपी थे, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, इनको हमने ढेर सारे वो दिए, लेकिन कह रहे टर्म ऑफ रेफरेंसेस बिहार के खिलाफ। ऐसे ही प्रधानमंत्री को हमने दिल्ली में जनसभा करके नीतीश जी के नेतृत्व में उनको भी दिया था, रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उसने भी नहीं माना। अब बिहार में केंद्र सरकार से बातचीत कर हम लोगों ने कुछ ऐसी प्लान्स बनाई हैं कि लोन भी सस्ता देंगे, जमीन भी देंगे, आप आइए और इंडस्ट्री लगाइए, और उस दिशा में काम चुनाव से पहले ही शुरू हो चुका है। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं, आप ये मांग छोड़ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, या विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से करेंगे? क्या है, मेरे को समझ नहीं, आप क्या विशेष बात कर रहे हैं? राज्य के दर्जे की मांग तो हमारी खड़ी हुई है, चूंकि उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बगैर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। उसमें 90% की मदद केंद्र सरकार करती है और 10% का बोझ राज्य सरकार उठाती है। हम गुजरात नहीं हो सकते। आजादी से पहले भी गुजरात डेवलप हो गया था, मुंबई प्रांत डेवलप हो गया था, जो कोस्टल एरिया है, अंग्रेज तो वहीं आया। रेल सबसे पहले कहाँ चली, होटल सबसे पहले कहाँ बने? तो ये कोस्टल एरिया के विकास को हम छपरा और बलिया से नहीं कंपेयर कर सकते। आपने गुजरात का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र विपक्षी पार्टियों ने बहुत किया कि फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे, विक्ट्री बिहार में चाहेंगे। और अब सर दोनों जगह, मतलब वैसे तो लंबे समय से पिछली बार भी गठबंधन की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। अब ये डबल इंजन कैसा है कि ये ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा? क्योंकि आपने जो बात की उसका मतलब है कि एक ऑर्बिट चेंज की जरूरत है बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और उसमें स्पेशल राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। तो अब कितने साल एक्सक्यूज देंगे आप? देखिए, हमारे विपक्षी मित्रों को जानकारी होनी चाहिए कि मोदी जी के बनने से पहले 6 एयरपोर्ट, अब से 20 साल पहले 6 एयरपोर्ट थे गुजरात में। पटना में एक था, वो भी कई बार वाया लखनऊ जाते थे, कई बार वाया रांची जाते थे पटना के लिए, मैं गया उसमें। तो ये आरोप तो गलत है कि ये मोदी जी ने आकर के इसको अलग से कुछ बनाया है। ये परंपरागत तरीके से पहली ट्रेन वहीं की, जो सूरत वाली ट्रेन है, वो छोटी लाइन पे वहीं चली है। खैर, हमारा अब भी ये मानना है, और केंद्र सरकार पे अब हम ये मान, डबल इंजन की सरकार है जिसका आपने जिक्र किया, तो डबल इंजन में दोनों इंजन बराबर बराबर चलने चाहिए। इसलिए हमारी इच्छा है, अभिलाष है, मांग भी है कि केंद्र सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजन करे। हालांकि कई हजार करोड़ रुपए का, कई लाखों करोड़ रुपए का इस बार प्रोत्साहन बना है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, विद्यालय बनने शुरू हुए हैं, और सिंचाई की योजना इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और एक बांध है
जो नेपाल, देखिए 2 राज्य हैं जो त्रासदी के शिकार है, आसाम बटफोर ब्रह्मपुत्र। जब तक वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, कितनी बर्बादी होती है। ऐसा ही जो है कोसी रीजन का है। मैं और नीतीश कुमार जी प्रचंड से मिले थे, उनसे निवेदन किया था। मैं नीतीश जी काठमांडू गए थे, वहां जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिलकर के आया था, भाई वो जो कोसी वाला बांध है वहां से पानी आता है, और जो सीमांचल से लगा वो कोसी वाला इलाका है जिसमें मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया है, सब बह जाता है। सब हर साल बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ परमानेंट प्राकृतिक प्रकोप मदद केंद्र बना हुआ है। पटना में हर साल ही राहत देनी है उनको, जिनके घर और परिवार बर्बाद होते हैं उनको राहत सहायता कोष हर साल दी ही जानी है। तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि ये भी हटे। इलेक्टोरल सिस्टम जो हमारा है उसमें किसी सरकार को कोई काम करने के लिए 5 साल का समय मिलता है आमतौर पर। भाई 5 साल हमने दिए, इसमें आप अपने जो वादे हैं वो पूरे करें। आपको तो 20 साल मिल गए और मोदी साहब के साथ 11 साल और मिल गए। उसके बाद भी आप केवल ये कहें कि त्यागी जी को तकलीफ है कि बाढ़ को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, कोसी पर बांध नहीं बन रहा, पुल नहीं बन रहे, तो फिर कितने साल चाहिए आपको? 100 साल दे दें, आप ही बनाएं सरकार। मतलब वो ये एक्सक्यूज का कोई कारण मुझे नहीं लगता। नहीं, नेपाल 20 साल के सरकार बाद के, जी आई एम सॉरी, नेपाल सरकार के साथ कई विषयों पर, कई बातों पर चर्चा होती है। 10-12 साल से नेपाल भी टर्मोइल में है, और अभी भी कोई, तो आजकल तो वैसे भी वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन टर्मोइल है। हाँ, केंद्र सरकार ने भी प्रयास किए हैं, राज्य सरकार ने भी प्रयास किए हैं। मैं और शरद यादव जब प्रचंड के पहले पहले शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, हम दोनों उस समय, तब भी हमने उनसे भी कहा था, और जो वहां पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इत्तेफाक से वो यादव थे, उनसे भी हमने कहा था। लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक ना हो तब तक आपको कहने का और मुझे सुनने का अधिकार है। जी, एक चीज और सर, इस चुनाव में भी, और आपने भी अभी जिक्र किया कि सरकार ने वो बनाए, हाईवेज बनाए, सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बन गए, पुल बन गए, ये सब ठीक बात है। लेकिन त्यागी साहब इस बात से शायद सहमत हो कि ये सारी बातें ही बताती हैं कि आप अभी डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज में चल रहे हैं। क्योंकि ये डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का ये बताता है कि आप डेवलपमेंट पर नहीं गए हैं, उस सड़क पर नहीं गए। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आप बताते कि फैक्ट्रीज क्या बनी, इंडस्ट्रीज क्या बनी, और जब आप पलायन पर चिंता करते हैं तो ये तो ये फर्स्ट स्टेज है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते डेवलपमेंट की? देखिए विजय जी, वहां पर आजादी के दौरान भी कई चीनी मिलें काम कर रही थी, चंपारण में भी करी थी और छोड़ दिया, वो बंद हो गई। वहां पे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नहीं तेज होगा, वहीं के लोकल लोगों को जब तक काम नहीं मिलेगा, तब तक एक तो पलायन बंद नहीं होगा, और उनकी जो आमदनी है, आने जाने में कितना खर्चा होता है आप समझ सकते हैं। फिर एक परिवार सूरत में रह रहा, एक मुंबई में रह रहा, और विजय जी हमें भी बड़ा कष्ट होता है कई अवसरों पर। जो आज बिहारी मजदूरों की पिटाई वहाँ हो गई, आज बिहारी मजदूरों की पिटाई वहाँ होगी। जी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, मशक्कत करने वाले लोगों के रोज अपमान होते हों, ये किसी भी मानवता के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। इस बार सारा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे होगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। पलायन रोकने पर काम करेंगे, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि फर्स्ट फेज में आप रिवर्स माइग्रेशन पर काम कर सकते हैं। कम से कम पलायन पर कुछ काम हो कि पलायन रुक जाए कुछ हद तक। मतलब ये नहीं उम्मीद करते कि 100% रुकेगा, नहीं रुकेगा, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है, और वो ही शायद बिहार को ताकत दे सकती है। जब तक आप पलायन नहीं रोकेंगे तो बिहार को आप ताकतवर नहीं बना सकते। नहीं, वो जो मैन पावर है यूथ की, अब देखिए ना, जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, दिल्ली में हो, जेएनयू में हर साल बिहार का 1 या 2 लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल छात्र संघों में चुने जाते हैं। इतनी संख्या बिहारियों की दिल्ली में। मैं अगर आपसे कहूं कि यूपी और बिहार के जो माइग्रेंट्स हैं वो लोकल से ज्यादा हैं एज ऑन टूडे। बिल्कुल, तो इसलिए तो दिल्ली की पॉलिटिक्स ही बदल गई, दिल्ली का पॉलिटिकल कल्चर बदल गया। हाँ, जब मैं आया था, विजय कुमार मल्होत्रा, पंजाबी मदन लाल लोग थे। खुराना,
और केदारनाथ साहनी और कंवरलाल गुप्ता 4 नेता हुआ करते थे। उधर HKL भगत जैसे लोग, हाँ, सज्जन ये कुमार, कांग्रेस जगदीश में, ये टाइटलर कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का या पूर्वांचल के लोगों का इतना दबदबा होगा, ये मेरी कल्पना से बाहर था। वर्ल्ड सिटी थी, उसी के अंदर चुनाव होते थे। मेरा अपना शहर गाजियाबाद, जहां से मैं MP रहा हूँ, वहां पे लोकल 4 द्वार थे, जैसे दिल्ली में द्वार है, उसके तहत ही पूरा शहर था। उसका 10 गुना ज्यादा हो गया। आप इधर जाते होंगे खोड़ा कॉलोनी वगैरह, 100% नॉन गाजियाबाद वाले, नॉन यूपी वाले वहां पर। तो ये जो पलायन है, ये बिहार की तो है, ये राष्ट्रव्यापी भी एक हो गया है। और रोजगार की तलाश में देखिए, तो केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों के, अब यूपी में तो योगी जी खूब प्रयासरत हैं। माइग्रेशन कहाँ रुक रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के सब लोग। अच्छा, कलकत्ता तो बंद हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे वामपंथी मित्रों ने बंद करा दिया वहां पर। लेकिन जो नए सेंटर हैं, उसमें हैदराबाद है, बंगलुरु है, सूरत है, अहमदाबाद है। सारे माइग्रेंट वर्कर्स। कल आपने मोदी जी को देखा होगा सूरत में कई हजार मजदूरों के बीच में भाषण देते हुए। वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी चेंज होगी, ये कई जगह। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है ना बिहार के लिए। मैं इसको तो यदि आपसे आप कह दे, जब तक कोई ऐसी समग्र योजना नहीं बनती है जिसमें केंद्र सरकार का व्यापक सहयोग और राज्य सरकार की व्यापक सक्रियता, दोनों का तालमेल नहीं हो, तब तक 100% पलायन वहां से नहीं रुक सकता। तो मतलब इस पर कोई प्लान आप सोच रहे हैं कि इस बार अब ये मौका ऐसा है नीतीश कुमार जी के लिए होना चाहिए, इस पर करना चाहिए? ब्लूप्रिंट बन रहे हैं उसके। तो दोबारा जब हम बैठेंगे, शेयर करेंगे, उसके ब्लूप्रिंट बन रहे हैं इस बार। वरना हम किसको जवाब देंगे अगले चुनाव में? जी, 2 साल बाद जी 2 साल बाद हमें लोकसभा में भी जाना है। जी, इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो बिहार के लोग इस बात की उम्मीद करेंगे ना, पूरे चुनाव प्रचार में भी प्रधानमंत्री रहे कि भाई बिहार में सिर्फ विक्ट्री नहीं हो, फैक्ट्री भी लगे। ऐसी उम्मीद तो कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, उनका बहुत पॉजिटिव रहा है। हमारे उनके तकरार भी होते रहते हैं, लेकिन आज हमारी जो उनकी मोहब्बत है वो परवान चढ़ी हुई है। और वो खूब हमें इशारे कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो हमें उम्मीद भी है, आशान्वित भी है, होपफुल भी है। चलिए, तो अब ये डबल इंजन की जो गाड़ी है, सरकार में डबल इंजन तो है, जो बीच के डब्बे वो ठीक ठाक चल रहे हैं, उनकी हाँ, सब रीऑयलिंग या रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है, अच्छे से चलेगी सरकार? देखिए, ऐसा है, एक तो ये बिहार में कोलिशन एरा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने बलबूते पे 1-2 बार अवसर आजमा चुकी। मैं उन चीजों का जिक्र करके कोई ऐसा नहीं कहना चाहता। 2015 में 50 का आंकड़ा हमारी मित्र पार्टी नहीं पार कर पाई, क्योंकि हम और RJD मिलकर लड़ गए थे। अब हमारे में और बीजेपी के मत में इतना फर्क है, 19 पॉइंट समथिंग हमें, 20 पॉइंट समथिंग वो है, और RJD का उससे ज्यादा है। हाँ, 23 है। तो नीतीश कुमार सो लॉन्ग इज एट द हेम ऑफ अफेयर, उनके बगैर वहां कोई सरकार नहीं बनती है। और मोदी जी की जो गुड गवर्नेंस का अपना कंसेप्ट है, उसमें नीतीश कुमार से ज्यादा फिट होने वाला और कोई नेता बिहार में नहीं है। लेकिन ये आपने बहुत, आपकी खासियत ये, आपने इतने खूबसूरती से, इतने बारीकी से, इतनी मिठास के साथ ये मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार जी के बिना चल नहीं सकते, और एकला चलोरे की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर बात करेंगे, आप शपथ ग्रहण में जाएं। हम तो चाहते हैं कि हमारे मित्र हैं त्यागी जी, बड़े भाई हैं, तो बहुत अच्छे से कुछ सरकार चलाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। वक्त निकाला आपके लिए। थैंक यू सर।